हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा था, मैं ईआईएस के हर एक चैप्टर के आपके लिए निमोनिक्स लाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। और फ्रेंड्स, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, नहीं तो आप ऐसी वीडियोस मिस कर दोगे। और कमेंट करके मुझे अपने व्यूज जरूर बताना। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहला जो ईआईएस का हमारा चैप्टर है उसका नाम है ऑटोमेटेड बिजनेस एंड प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको हर एक क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपको याद दिला करा दूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले हमारे पास आता है एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस। कौन कौन सी टाइप की एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस होती है? तो उसके लिए आपको कीवर्ड याद रखना है ओसम, OSM, ओसम। ओ से ऑपरेशनल प्रोसेसेस, एस से सपोर्टिव प्रोसेसेस, एम से मैनेजमेंट प्रोसेसेस। इसके अंदर का मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इन वीडियोस में मैं सिर्फ आपको ये कीवर्ड्स याद कराऊंगा। ठीक है, तो एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस क्या होती है? ओसम, ऑपरेशनल, सपोर्टिव एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग बीपीए। बीपीए को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो इसके लिए कीवर्ड है CIAT, CIAT। बस आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। यकीन मानिए, अगर आप 3-4 बार भी रिवाइज कर लेंगे, आपको ये कीवर्ड 101% याद रह जाएगा। तो ठीक है, CIAT, C से कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी, और A से अवेलेबिलिटी, और T से टाइमलीनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। बीपीए यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसके लिए आपको ना एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है। ओजी, अगर क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो कॉस्ट रिडक्शन का सपना भूल जाओ। क्वालिटी के लिए टाइम ही टाइम डिवोट करना पड़ेगा वी को। ठीक है, तो अब आपको 2-3 बार ये बात बोलनी है, ओजी अगर आपको क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो कॉस्ट रिडक्शन का सपना भूल जाओ। क्वालिटी के लिए टाइम ही टाइम डिनोट करना पड़ेगा वी को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओ से इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जी से गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, क्वालिटी से आ गया क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉस्ट रिडक्शन से आ गया रिड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे टाइम ही टाइम से रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, और दूसरे टाइम से टाइम सेविंग। बी से हमारे पास आ जाता है विजिबिलिटी। तो मैंने आपको बताया बेनिफिट्स ऑफ बीपीए है ओजी, अगर आपको क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो कॉस्ट रिडक्शन का सपना भूल जाओ, और टाइम ही टाइम देना पड़ेगा वी को। इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, रिड्यूस्ड कॉस्ट, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम, टाइम सेविंग एंड विजिबिलिटी। ठीक है, यकीन मानिए 4-5 बार रिवाइज करोगे आपको 101% याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन बीपीए। बीपीए में कौन कौन से चैलेंजेस हैं? तो आपके लिए आपको इसके लिए याद रखना है, आप बीपीए तो इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, पर बीपीए में भी कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। RISC, रिस्क। ठीक है, आर से हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिक रिडंडेंट प्रोसेसेस, आई से हमारे पास आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, एस से हमारे पास आ जाएगा स्टाफ रेजिस्टेंस, और सी से हमारे पास आ जाएगा डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। तो मैंने बताया चैलेंजेस इन बीपीए क्या है हमारे पास, रिस्क तो है बीपीए में भी, ऑटोमेटिक रिडंडेंट प्रोसेसेस, आई से इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, एस से स्टाफ रेजिस्टेंस, सी से आ जाएगा डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बीपीए इंप्लीमेंटेशन का। बीपीए इंप्लीमेंटेशन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है? तो इसके लिए ना मैंने एक सीरीज बना रखी है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, वाई यू वांट टू इंप्लीमेंट बीपीए, यही तो हमारा पहला पॉइंट है। नेक्स्ट आता है, अब जब आपने ये पता लगा लिया कि हमें क्यों करना है, अब ये तो देख लो कौन कौन से रूल्स हैं जिनके साथ आपको कंप्लाई करना है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है, एंश्योर द रूल्स टू विच द फर्म हैज टू कंप्लाई, मतलब जिसके साथ हमें कंप्लाई करना है वो रूल्स देख लो। जब आपने वो रूल्स देख लिए तो अब उन रूल के लिए डॉक्यूमेंट बना लो, उन रूल का ना डॉक्यूमेंटेशन कर लो, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो डी से हमारे पास यहाँ पे हो जाता था, ओ से हमारे पास हो जाता है सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है, ओ से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सी से हमारे पास हो जाता है एंगेज अ बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। ठीक है, डी से आता है प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, ओ से हमारे पास हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, सी से हमारे पास आ जाता है बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, कंसल्टेंट का सी है ये फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेट द ROI ऑफ द प्रोजेक्ट, और बी से हमारे पास आता है डेवलपिंग ऑफ बीपीए, टी से हमारे पास आता है टेस्टिंग ऑफ बीपीए। तो देखो कितने आराम से आपको याद हो जाएगा, सिर्फ आपको ये सीरीज याद करनी है। सबसे पहले डिटरमाइन करो व्हाई डू वी वांट टू इंप्लीमेंट बीपीए। सेकंड आप देखो व्हाट आर द रूल्स दैट वी हैव टू कंप्लाई विद। डी से हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, ओ से हमारे पास आ जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सी से हमारे पास आ जाता है एंगेज बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, ROI एंड DT रह गया। ROI से कैलकुलेट द ROI ऑफ द प्रोजेक्ट, डी से डेवलपिंग ऑफ बीपीए, टी से टेस्टिंग ऑफ बीपीए। ठीक है,
तो ये भी आप एक बार देख लेना, ये बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सूटेड फॉर ऑटोमेशन। सूटेड फॉर ऑटोमेशन का ना फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा कट रहा है, पर ये मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या था। सबसे पहला था हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मींस जो कौन से बिजनेस प्रोसेसेस को हमें ऑटोमेट कर लेना चाहिए, तो ये क्या है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। अब हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है तो इससे सेकंड पॉइंट आप याद रख सकते हो कि इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल, मतलब इसके अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे इसका मतलब ज्यादा लोग अफेक्ट होंगे, इससे ज्यादा लोग अफेक्ट होंगे, और ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब हमें उसके साथ कंप्लायंस और ऑडिट ट्रायल जरूर करना है, क्योंकि अगर ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो लोग कहेगा इतने सारे लोगों को अफेक्ट कर रहे हो तो आपको कंप्लायंस और ऑडिट ट्रायल जरूर करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट पेज, जिसके अंदर हमने पढ़ा एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस की कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। ऑसम। ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्टिव प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग बीपीए, सीआई, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस, बेनिफिट्स ऑफ बीपीए, इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, टाइम सेविंग, विजिबिलिटी। चैलेंजेस इन बीपीए के अंदर हमने पढ़ा रिस्क तो है, ऑटोमेटिक रिडंडेंट प्रोसेसेस, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, स्टाफ रेजिस्टेंस एंड, और उसके बाद था हमारा डिफाइन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। बीपीए इंप्लीमेंटेशन में हमने पढ़ा व्हाई वी नीड टू इंप्लीमेंट बीपीए, और सेकंड नंबर पे एंश्योर व्हाट आर द रूल्स टू व्हिच वी हैव टू कंप्लाई। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट करना, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट करना, डीओसी। डी से डॉक्यूमेंटेशन, ओ से हमारे पास आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल डिसाइड कर लो, सी से हमारे पास आ जाता है एंगेज अ बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, उसके बाद आरओआई एंड डीटी, कैलकुलेट द आरओआई ऑफ द प्रोजेक्ट। डी से आ गया डेवलपिंग ऑफ बीपीए, टी से हमारे पास आ गया टेस्टिंग ऑफ बीपीए। नेक्स्ट हमने पढ़ा सूटेड फॉर ऑटोमेशन, कौन कौन सी प्रोसेस सूट करती है ऑटोमेशन के लिए, जिसके अंदर हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो, सेकंडली मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व, थर्ड अब मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है तो लोग कहेगा कंप्लायंस करो एंड ऑडिट ट्रायल भी जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अच्छा यहाँ पे मैंने ये सारे लिख रखा था, डिटरमाइन व्हाई वी प्लान टू इंप्लीमेंट बीपीए, अंडरस्टैंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारा अपना हो गया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, कि कौन कौन से टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क है। तो ये फ्रेंड्स इसमें ना ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, अगर आपको सिंपली याद होते हैं तो आप सिंपली भी याद कर लो। मैंने इसको ऐसे याद किया था, बीटीडी। बीटीडी टाइप ऑफ रिस्क हमारे पास आते हैं, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क और डाटा रिलेटेड रिस्क। चलो अब इसके अंदर याद करते हैं, इसके अंदर क्या है। देखो फ्रेंड्स ये मेरे खुद के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लो इसके अंदर क्या है। जब भी आपको बिजनेस रिस्क की बात करें, भाई बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस में क्या रिस्क है, अगर आप बिजनेस में फास्ट नहीं चलोगे, हॉर्स की तरह आपको फास्ट चलना पड़ेगा, तभी जाके आप बिजनेस को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रेंड्स ये मुझे पता थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट हमें याद करना है तो हम ऐसे याद कर लेंगे। एच से हमारे पास हो जाएगा हजार्ड रिस्क, ओ से ऑपरेशनल रिस्क, आर से हमारे पास रेगुलेटरी रिस्क, एस से हमारे पास यहाँ पे एस और ई से हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आपको याद करना है फास्ट। फास्ट से हमारे पास हो गया फाइनेंशियल रिस्क, और जो बचा वो रेजिडुअल रिस्क। तो बिजनेस रिस्क के अंदर हमने क्या याद किया, हॉर्स की तरह फास्ट चलना पड़ेगा। हजार्ड रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और लास्ट में आ जाते हैं रेजिडुअल रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कौन से है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क को याद करने में ना वैसे तो हमारे मॉड्यूल में इसके इतने सारे पॉइंट गिवन है, पर जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है या तो वो 4 मार्क्स का आएगा या 6 मार्क्स का आएगा, तो अगर आप 6 पॉइंट भी याद करते हो वो मोर देन इनफ है। तो इसके लिए सिंपल है, ए बी सी डी लिख दो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर उसके बाद आई के बाद आप कहोगे वी सेग्रीगेट एम एन। वी सेग्रीगेट एम एन मतलब हमने एम एन को अलग अलग कर दिया, वी सेग्रीगेट एम एन, ठीक है। तो आई के बाद आप कहोगे वी सेग्रीगेट एम एन, ठीक है। तो अब इसके अंदर ए से हमारे पास आता है प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी में सबसे पहला तो यही आता है भाई, प्रॉपर्ली अलाइन तो कर दो बिजनेस प्रोसेसेस को और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। बी से हमारे पास इसमें कुछ नहीं है। सी से हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिस्क ये है कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम में। डी से डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर। ई से आ गया एक्सटर्नल थ्रेट्स लीडिंग टू साइबर फ्रॉड। एफ से हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंट चेंजेस एंड ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। जी से हमारे पास आ गया नीड फॉर गवर्नेंस प्रोसेसेस टू एडिक्वेटली मैनेज टेक्नोलॉजी। एच से हमारे पास आ गया हायर इम्पैक्ट ड्यू टू ये था इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ इंटरनल एम्प्लॉइज। आई से हमारे पास आ गया डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज। बी से हमारे पास आ गया वेंडर रिलेटेड सर्विसेज, जहां पे था ना बी सेग्रीगेट एमएन। सेग्रीगेट से हमारे पास आ गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एसओडी, ठीक है। एम से हमारे पास आ गया मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। एन से हमारे पास आ गया नीड टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस इन इवेंट ऑफ मेजर एक्सटीजेंसीज। तो फ्रेंड्स बस आपको ये याद रखना था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बी सेग्रीगेट एम एन। ए से अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस,
और बी से कुछ नहीं था, सी से हमारे पास था डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, डी से हमारे पास डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर, ई से एक्सटर्नल थ्रेट लीडिंग टू साइबर फ्रॉड्स, ठीक है, एफ से हमारे पास फ्रीक्वेंट चेंजेस इन एंड ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जी से नीड फॉर गवर्नेंस प्रोसेसेस, एच से जो हायर इंपैक्ट था ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ एम्प्लॉइज, डिपेंडेंस ऑन द वेंडर ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज, बी से हमारे पास आ गया वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिस्क, सेग्रीगेट से आ गया एसओडी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एम से आ गया मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, एन से आ गया नीड टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इवन इन इवेंट ऑफ मेजर एक्सीडेंसेस। तो मुझे नहीं लगता इस पेज में आपको दिक्कत है। बिजनेस रिस्क बीटीडी, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, टाटा रिलेटेड रिस्क, बिजनेस रिस्क में होर्स फास्ट, ठीक है, हजार्ड रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क, ठीक है, बाकी आपको टेक्नोलॉजी में अभी भी कराया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। यस, यहाँ पे था रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी रिस्क को मैनेज करने वाली स्ट्रेटजीज हमारे पास होती है। तो इसके लिए ना आपको सिंपल एक कीवर्ड से याद रखना था, तो मैं वो लिख देता हूँ, शायद थोड़ा सा कट गया है, उसमें था तोते टू टर्टर, टोटे टू टर्टर, बस आपको याद रखना है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए तोते टू टर्टर, टोटे टू टर्टर, ठीक है। टीओ से हमारे पास होगा टॉलरेट द रिस्क, ठीक है, टी ई से हमारे पास होगा टर्मिनेट द रिस्क, टू से हमारे पास हो गया टर्न बैक, टीआर से हमारे पास हो गया ट्रांसफर द रिस्क या ट्रीट द रिस्क। सिंपल सी बात है भाई, तोते टू टर्टर, ठीक है, टॉलरेट द रिस्क, ट्रीट, टर्मिनेट द रिस्क, टर्न बैक, ट्रांसफर द रिस्क या ट्रीट द रिस्क। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे एग्जाम में आया था, बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम। ईआरएम के बेनिफिट्स क्या है, तो आपको इसके लिए सिंपल से याद रखना है भाई, अब आप खुश हो जो, क्यों खुश हो जो, क्योंकि आपके जो बिजनेस है उसमें ईआरएम इंप्लीमेंट कर दिया। तो एक बार स्माइल तो करके दिखाओ, तो आपको ये याद रखना है स्माइल। एस से हमारे पास हो गया अलाइन रिस्क एपिटाइट एंड स्ट्रेटजी, और दूसरा एस से आप ये भी याद रख सकते हो सीज अपॉर्चुनिटीज। एम से आ गया मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेज एंड लॉसेस, आई से आ गया आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइजेज रिस्क, एल से आ गया लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न, ई से आ गया एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन। अलाइन करना है रिस्क एपिटाइट और स्ट्रेटजी को, सीज अपॉर्चुनिटीज, मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेज एंड लॉसेस, आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइजेज रिस्क, लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न, एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम। ईआरएम के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो आपको इसके लिए ईआरएम की आरओआई याद रखना है, ईआरएम की आरओआई। ई से हो गया इवेंट आइडेंटिफिकेशन, आर से हो गया रिस्क असेसमेंट, एम से हो गया मॉनिटरिंग, आर से रिस्क रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, मॉनिटरिंग, रिस्क रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन वो आईटीजीसी के कौन कौन से कंट्रोल है, तो इसके लिए मैंने ये कीवर्ड बनाया था, आईएएस मैनेज करता है और चेंज करता है ब्लैक मनी को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से कंट्रोल है, इसके लिए आपको याद रखना है आईएएस मैनेज करता है और चेंज करता है ब्लैक मनी को, ठीक है। तो आई से हो गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ए से हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड अथॉरिटी, एस से हो गया सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शंस, मैनेज से मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एंड एक्विजिशन इम्प्लीमेंटेशन, चेंज से चेंज ऑफ मैनेजमेंट, बी से बैकअप रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, एम से हो गया मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग सर्वर। इसके लिए ना आप एक ना वो भी याद रख सकते हो सीरीज सी, तो इसके लिए मैंने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल है, तो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की पॉलिसी सबसे पहले बनानी चाहिए। उसके बाद उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कौन आ रहा था हमारे पास, आईएएस आ रहा था। आईएएस ने आते सार पहले बात तो ये कही, भाई क्या कर रहे हो, सेग्रीगेशन तो कर दो की आईटी फंक्शंस की। सेग्रीगेशन करने के बाद हमारी मैनेजमेंट थोड़ी अच्छी हुई, क्योंकि पहले मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, हमने मैनेजमेंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हम बैकअप रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी का ध्यान रखेंगे। लास्ट हमारा काम बच जाता है मॉनिटरिंग करना एप्लीकेशन और सपोर्टिंग सर्वर्स की। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब है कि जो एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल्स वैलिड है, तो इसके लिए मैंने कहा बेड सेट, तो इसके लिए आप सिर्फ ये याद रखो एप्लीकेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसको आराम से बेड पे बैठ के सेट कर देंगे, ठीक है। बी से हमारे पास हो गया बैलेंसिंग ऑफ प्रोसेसिंग टोटल, ई से हो गया एरर रिपोर्टिंग, डी से हो गया डाटा एडिट्स, एस से हो गया सेपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन, ई से एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, टी से होगा ट्रांजैक्शन लॉगिंग। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। नेक्स्ट आता है की इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल, कैसे पता लगेगा कि आपके जो आईटी कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव है, उसके लिए ना एक सीरीज मैंने बनाई थी। कैसे पता लगेगा, अगर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो प्लस डिलीवर कर पा रहे हो टाइम के अंदर एंड विद इन बजट के अंदर, तो मैं कहूंगा ना कि आपके जो आईटी कंट्रोल्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब अगर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो और डिलीवर कर पा रहे हो विद इन टाइम एंड विद इन बजट, अगर आप कर पा रहे हो तो भाई आपको रिसोर्सेज एलोकेट तो हम कर देंगे, आपको रिसोर्सेज एलोकेट करना बनता है।
रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद मैं ये आपसे इंफॉर्मेशन जो भी मांगूंगा वो आपको मुझे सही देनी पड़ेगी। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप मुझे सही इंफॉर्मेशन दोगे तो एक क्लियर कम्युनिकेशन हमारे बीच में एस्टेब्लिश होगा, जिससे हम एक दूसरे को बचा सकेंगे वर्नेबिलिटी थ्रेट्स के अगेंस्ट में। अगर हम वर्नेबिलिटी और थ्रेट्स के अगेंस्ट में एक दूसरे को बचा पा रहे हैं, इससे हमारा भी फायदा, कस्टमर का भी फायदा, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलती है, साथ ही साथ सिक्योरिटी हमारी भी इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ये वाला पेज, होपफुली आपको ये पेज भी समझ में आया होगा। एक बार देख लो दोबारा। तो तोते टू टर्टर, टॉलरेट द रिस्क, टर्मिनेट द रिस्क, टर्न बैक, ट्रांसफर, ट्रीट। बेनिफिट स्माइल था ईआरएम का। अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटजी, या दूसरा आप याद कर सकते हो सीज अपॉर्चुनिटी। मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस, आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइजेस रिस्क, लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न, एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन। कंपोनेंट ऑफ ईआरएम क्या है? ईआरएम की आरओआई निकाल लो भाई। इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, मॉनिटरिंग, रिस्क रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है आईटीजीसी कंट्रोल। आईटीजीसी कंट्रोल में हमने कहा था आईएएस मैनेज करता है और चेंज करता है ब्लैक मनी को। आई से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड ऑथेंटिसिटी, सेपरेशन ऑफ की आइडेंटिटी फंक्शन, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इंप्लीमेंटेशन, चेंज मैनेजमेंट, बैकअप, मॉनिटरिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन कंट्रोल। अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आती है, बेड पे बैठ के आराम से उसको सेट कर देंगे। बैलेंसिंग ऑफ प्रोसेसिंग टोटल, एरर रिपोर्टिंग, डाटा एडिट, सेपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, ट्रांजैक्शन लॉगिंग। की इंडिकेटर क्या है इफेक्टिव आईटी कंट्रोल के? अगर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, डिलीवर कर पा रहे हो टाइम के ऊपर और विद इन बजट, तो मैं कहूंगा कि हाँ आपका बिजनेस अच्छा है, तो आपको रिसोर्सेज एलोकेट करना बनता है। और रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद जो भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे वो रिलायबल होगी, ताकि हमारे बीच में क्लियर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाए। फिर उसके बाद एबिलिटी टू ताकि हम एक दूसरे को वर्नेबिलिटी और थ्रेट से बचा लें। जब हम वर्नेबिलिटी और थ्रेट से बचा लेंगे तो कस्टमर की सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी और इसकी अवेयरनेस भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, लास्ट हमारे पास ये बचता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में बस आपको SMICRA याद रखना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, मॉनिटरिंग, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट आपको सेकंड चैप्टर की वीडियो मैं थोड़े टाइम में डाल दूंगा, और अगर आप चैनल पे बाद में विजिट कर रहे हैं तो आपको वो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर देना, और अपने कमेंट करके मुझे अपने व्यूज जरूर बताना कि आपको ये चीज कैसी लग रही है। और अगर आप चैनल पे नए हो और आप मिस नहीं करना चाहते ऐसे कंटेंट को दोबारा, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।